नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरुण उपाध्याय और हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर अब तक हमने 4 यूनिट को कंप्लीट कर लिया है। हम 5वीं यूनिट कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हमने अब तक पढ़ लिया है क्या क्या, सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में, उनकी खोज को पढ़ लिया है। अब हम मॉडल्स की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें मैंने कल ही आपको बताया है रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसके बारे में मैंने सब कुछ बताया है। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जब रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट किया क्यों? एक्सपेरिमेंट उन्होंने इसलिए किया ताकि वो कुछ पोस्टुलेट्स जो अपने साथ लेके चल रहे हैं उन्हें वेरीफाई कर सकें, है ना। एक्सपेरिमेंट कब करते हैं? हमारे पास कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं, कुछ थिंकिंग होती है, कुछ आइडियाज़ होते हैं कि ये हो सकता है, उसे वेरीफाई करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। रदरफोर्ड ने भी वही किया। उनके कुछ पोस्टुलेट्स से एटम को लेके उन्होंने उस पर एक्सपेरिमेंट किया जिसे कहा जाता है रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पीछे वाली वीडियोस में जाके देख सकते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, अब क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके हैं तो अब उसके कंक्लूजन्स देखेंगे, यानी उनके पोस्टुलेट्स देखेंगे, वेरीफाइड पोस्टुलेट्स। ठीक है, तो अब उसे कह सकते हो आप इसे कह सकते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, या फिर कह सकते हैं हिंदी में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, आप कह सकते हैं। अब देखो, अगर आपने एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है वो सीधे निकल गए, है ना, और बहुत कम लगभग 10,000 में से एक जो है लौट के वापस आया या डिफ्लेक्ट हुए मोर देन 90 डिग्री एंगल पे। तो इससे उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला? उन्होंने कंक्लूजन निकाला क्या कि भाई जो ज्यादातर पार्ट जो है एटम का, यानी मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम क्या है, इज एम्प्टी। ठीक है, ज्यादातर पार्ट कैसा है, एम्प्टी है, और बहुत कम पार्ट जो है यानी वेरी लेस पार्ट कैसा है, वेरी लेस पार्ट कैसा है, रिजिड है, बहुत ही हैवीली पॉजिटिव है ना। तो क्या है, वेरी लेस पार्ट इज हैवीली पॉजिटिव। हैवीली पॉजिटिव, रिजिड भी है और बहुत हैवीली पॉजिटिव भी है। ये बात रदरफोर्ड ने अपने मॉडल के अंदर दी है कि भाई ज़्यादातर पार्ट जो है वो तो एम्प्टी है और बहुत छोटा पार्ट जो है वो कैसा है, पॉजिटिव है। उन्होंने ही बताया है जिसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियस। उस पॉजिटिव वाले जो स्पेस है छोटा सा, उसे क्या कहा गया है, न्यूक्लियस। उसे न्यूक्लियस कहा गया है। फिर उन्होंने बताया है कि इस न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन रहते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं, इन्हीं को उन्होंने क्या कहा है, न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, जो छोटी सी जगह है उसके अंदर रहते हैं, और उसे इन्होंने क्या कहा है, न्यूक्लियॉन्स। अगली बात इन्होंने ये बात कही है, यानी पॉइंट नंबर 3, इन्होंने कहा है कि जो एटम का मोस्ट ऑफ द मास है, कहें वेट है, जो मास है वो इन्हीं न्यूक्लियॉन की वजह से है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज इक्वल्स टू मास नंबर ऑफ द एटम। ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूक्लियॉनों की जो संख्या है उसे हम ही मास नंबर कह रहे हैं, द्रव्यमान संख्या भी वही है। ये बात रदरफोर्ड ने हमें बता दी थी। ठीक है, उन्होंने कहा है कि एक एटम है, मैं आपको फिर से रिपीट करा रहा हूं, एक एटम है, एटम का ज्यादातर पार्ट जो है वो फ्री स्पेस है, बहुत कम पार्ट में बहुत ही हैवीली मटेरियल भरा हुआ है, पॉजिटिवली चार्ज भी वहीं भरा हुआ है, और वो पॉजिटिवली चार्ज किस वजह से है, प्रोटॉन की वजह से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियस बना रहे हैं, उसी की वजह से एटम का वेट है। आपको पता ही होगा प्रोटॉन का जो मास होता है 1.67 10⁻⁻24 है ना, ये बहुत हैवी है,
इसीलिए जो एटम का मास है पूरा का पूरा न्यूक्लियस के अंदर है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के न्यूक्लियस बना देते हैं। क्लियर है मामला। बात करें कि भाई ये कितना छोटा है, एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस जो है वो कितना छोटा है, तो उसके लिए आपको एक पॉइंट याद करना पड़ेगा जो आ सकता है आपके पेपर में, कि अगर मैं बात करूं रेडियस ऑफ एटम, अगर मैं बात करूं रेडियस ऑफ एटम की, या बात करें रेडियस ऑफ किसकी, न्यूक्लियस, तो रेडियस ऑफ एटम की जो है वो है बहुत बड़ी रेडियस, यानी अप्रोक्सीमेटली, और न्यूक्लियस की बहुत छोटी रेडियस आएगी। तो एटम की जो रेडियस है अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू आती है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आती है 10⁻⁻13, किसी किसी बुक में -20 भी लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे इन दोनों का रेशो है वो कितना आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 10⁵, यानी जो एटम है, एटम जो है उसकी रेडियस 10⁵ गुना ज़्यादा है किससे, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो आप समझ गए 10⁵, यानी इतना बड़ा होगा एटम तो उसका न्यूक्लियस होगा इतना सा। समझ रहे हैं आप ये कितना बड़ा नंबर है। तो यही बात उन्होंने कही है कि भाई एटम का ज़्यादातर पार्ट फ्री स्पेस है ना, और केवल बहुत छोटे पार्ट में न्यूक्लियस है जहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं। अब इन्होंने इस रेडियस में एक और रिलेशन दिया है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं मिटा के इसे अभी आपको बताता हूँ, उसको आप मिस मत कर देना। डस्टर कहाँ है, चलिए। तो मैं आपको बता रहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है कि किसी भी एटम का, एक सेकेंड ये थोड़ा सा हिल रहा है, ओके अब ठीक है। तो किसी भी न्यूक्लियस का, यानी एटम के अंदर न्यूक्लियस है, उसकी रेडियस को किस फॉर्मूले से दिया जाता है, इस पे हर बार क्वेश्चन आ रहा है। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो हर बार एक क्वेश्चन है इस फॉर्मूले पे। क्या है वो फॉर्मूला, जान लेते हैं। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस is directly proportional to cube root of mass number। यानी वो कह रहे हैं R is directly proportional to a⁻⁻⁴। मास नंबर को ही क्या कहते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो वो कह रहे हैं जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं उनका अगर क्यूब रूट निकाल दें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, न्यूक्लियस की रेडियस के। इस पे क्वेश्चन आ चुका है। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे, इस समानुपात को हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा विच इज इक्वल टू R0 a⁻⁻⁴। ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि मैं क्या ही बताऊं आपको। इस पे इतने फॉर्मूले आ चुके हैं, इस पे इतने क्वेश्चंस आ चुके हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है। हर बार क्वेश्चंस आ रहा है, तो आप इसे रट सकते हैं, अपनी किताब में ऊपर कहीं लिख सकते हैं जिससे आपकी बार बार नज़र पड़ती रहे। अब बात ये आती है कि भाई R हमें फाइंड करना है, A हमें मिल जाएगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ R0? अब इस R0 की वैल्यू क्या है, इस R0 का क्या करना है? तो R0 की एक फिक्स वैल्यू है, वो आपको याद कर लेनी है, विच इज इक्वल्स टू R0 इक्वल टू, वैसे तो 1.1 है, किसी किसी बुक में 10⁻⁻15 या किसी किसी बुक में 1.2 भी दे रखा है। तो आप दोनों में से कुछ भी लिख लीजिए, कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं कोई खास फर्क इस पे नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, 1.1 से 1.2 में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको ये भी याद रखना है, यानी जब भी आप रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, R इक्वल टू R0 a⁻⁻⁴, यानी क्यूब रूट ऑफ A। R0 की वैल्यू आपको 1.1 इंटू 10⁻⁻15 रखनी है, या 1.1 की जगह पे 1.2 रख सकते हैं इंटू 10⁻⁻15। कभी कभी वो आपसे फर्मी में भी आंसर पूछ सकता है, फर्मी में। तो फर्मी क्या होता है, 1 फर्मी इक्वल टू कितना होता है, 1 FM इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, तो ये इसमें अगर कन्वर्ट करने को आ जाए तो ये उसके लिए है। ये फॉर्मूला आप समझ रहे हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये रदरफोर्ड ने ही दिया है। ठीक है, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहिए तो, या फिर आप इसे उतार भी सकते हैं। मैं इसे रफ करता हूं। ठीक है, ओके। तो रदरफोर्ड ने इतनी बातें बताई, इसके बाद प्लस 2 बातें और बताई हैं। क्या है वो 2 बातें? अगली बात ये है कि उन्होंने कहा है कि भाई न्यूक्लियस के अलावा भी एटम के पास बहुत सारा स्पेस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है। यही तो होता है। मान लीजिए कि इसमें न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ कौन है? इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो जहां इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसे उन्होंने नाम दिया है एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट वही है जो न्यूक्लियस से ज्यादा है, यानी पूरे एटम में न्यूक्लियस को हटा दें तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बचता है। इसी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। अगली बात इलेक्ट्रॉन से संबंधित है, वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों तरफ चक्कर लगाएगा। किसके? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के, बात करें तो न्यूक्लियॉन्स के। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो बार बार चक्कर लगा रहा है। किसके? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के, है ना। अब एक बात ये आई कि भाई ये चक्कर लगा रहा है तो कोई तो फोर्स होगा जो इसे काउंटर बैलेंस कर रहा होगा। किस वजह से ये घूम रहा है? तो यहाँ पे 2 फोर्सेज हैं, वो दोनों ही आप जानते हैं। कौन से फोर्सेज हैं? ये बिल्कुल वही फोर्सेज हैं जो एक चार्ज के पास होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव के बीच, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग सकता है? इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये, है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये इक्वल हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, विच इज इक्वल टू mv² अपॉन R। ये दोनों फोर्स एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देते हैं। इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी ऑर्बिट में घूमता रहता है। क्लियर है मामला? इतनी बातें रदरफोर्ड ने कही हैं। तो ये हो गया रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई है। जब रदरफोर्ड ने अपने पोस्टुलेट्स सबके सामने रख दिए तो अब क्वेश्चंस तो उठेंगे। जब क्वेश्चंस उठे तो उनका जवाब रदरफोर्ड नहीं दे पाए। तो क्या थे वे क्वेश्चन और क्या थी उनकी एक्सप्लेनेशन, बताऊंगा मैं आपको रदरफोर्ड की एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशंस के अंदर। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब मैं इसे भी मिटा के आपके सामने आता हूं। ओके, तो अब जान लेते हैं लिमिटेशंस क्या थी। इसे हिंदी में कहते हैं कमियां। क्या कमियां थी रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अंदर? देखो, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन के आई। जो सबसे नंबर 1 प्रॉब्लम थी वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन के आई, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। जब ये अपना मॉडल इंट्रोड्यूस कर रहे थे तब तक मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वाली थ्योरी आ चुकी थी। जब मैक्सवेल ने क्या कहा है? मैक्सवेल ने कहा है कोई भी मूविंग चार्ज एनर्जी रेडिएट आउट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में। यानी कोई भी मूविंग चार्ज होगा तो वो अपनी एनर्जी का लॉस करेगा। किसकी फॉर्म में? रेडिएशन की फॉर्म में। और वो रेडिएशन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये बात यहां पे भी लागू होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक मूविंग चार्ज पार्टिकल है, लगातार चक्कर लगा रहा है। तो मैक्सवेल के अनुसार इसे अपनी एनर्जीज रेडिएट आउट करनी चाहिए, अपनी एनर्जी का लॉस करना चाहिए। अब क्योंकि ये अपनी एनर्जी लॉस करता जाएगा, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स लग रहा है वो इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे अपनी रेडियस को कम करता जाएगा और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि वे न्यूक्लियस के अंदर जाके गिर जाएगा। होगा कि नहीं ऐसा? तो ये बात जब रदरफोर्ड से पूछी गई तो क्या ऐसा होगा? इलेक्ट्रॉन जाके उसमें गिर जाना चाहिए। क्या गिर रहा है? नहीं गिर रहा। इसका एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड के पास नहीं था। ये एक कमी निकल के आई रदरफोर्ड की। इसे आप नोट कर सकते हैं। कैसे? आप लिखिए कि मैक्सवेल की थ्योरी कहती है कि कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल एनर्जी लॉस करेगा। किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ये भी एक मूविंग चार्ज पार्टिकल है, ये भी एनर्जी रेडिएट आउट करेंगे, अपनी एनर्जी का लॉस करेंगे और धीरे धीरे अपने जो रेडियस है उसे कम करते जाएंगे, कम रेडियस के सर्किल में आते जाएंगे और एक टाइम बाद ये न्यूक्लियस के अंदर जाके गिर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है।
दूसरी बात ये थी, पहली बात तो इन्होंने स्टेबिलिटी बता दी, यहां पे इनकी एक कमी निकल के आई। दूसरी भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, दूसरी ये है कि भाई इसका जब सब कुछ ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाकायदा सब कुछ चक्कर सही लगा रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, अपनी जो है एनर्जी लॉस नहीं कर रहा है, तो कैसा स्पेक्ट्रा आना चाहिए? एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा आना चाहिए। कंटिन्यू स्पेक्ट्रा आना चाहिए। लेकिन जब इसका स्पेक्ट्रा खींचा गया तो इसका स्पेक्ट्रा वेल डिफाइंड आ रहा था। किसके साथ? विद डेफिनेट फ्रीक्वेंसी। विद डेफिनेट फ्रीक्वेंसी यानी कुछ फिक्स फ्रीक्वेंसी के साथ डिस्टिंक्ट लाइन दिख रही थी। किसके अंदर? इसके स्पेक्ट्रा के अंदर। आपको डिटेल में स्पेक्ट्रा में पढ़ाऊंगा जब आपको लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फुंड सीरीज पढ़ाऊंगा, यानी हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा पढ़ाऊंगा तब। अभी के लिए आप जान लीजिए कि ऐसा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे चक्कर लगा रहा है, रेडिएट आउट कर भी रहा है, तो हमें कैसा मिलना चाहिए? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा मिलना चाहिए। लेकिन जब इसका स्पेक्ट्रा देखा गया तो कैसा मिल रहा था? वेल डिफाइंड। किसके साथ? विद डेफिनेट फ्रीक्वेंसीज के साथ। तो ये भी इसकी एक कमी निकल के आई। और तीसरी बहुत छोटी सी कमी थी, वो ये थी कि ये इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं समझा पाए। ये इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि एटम में इलेक्ट्रॉन किस किस जगह पे पाए जा सकते हैं, किस किस जगह पे पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होगी। तो ये थे 3 ड्रॉबैक्स रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के। रदरफोर्ड ने काफ़ी अच्छा सुधार किया है। इनसे पहले जो मॉडल थे बिल्कुल घटिया मॉडल थे, उनका कोई मतलब नहीं बनता। इन्होंने वाकई बहुत बड़ा चेंज किया। कुछ नहीं बताया, इतना तो बता ही दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है और अंदर इसके पॉजिटिवली चार्ज है, कोई भारी सी चीज़ है। खैर, आज के लिए इतना ही। आप समझ ही चुके हैं लिमिटेशंस क्या हैं और रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या है। अच्छा, मैं आपके लिए क्वेश्चन और लिख देता हूं कि इसे रफ करके जो आपको सॉल्व करना है वो आपका होमवर्क है। क्वेश्चन आपका होमवर्क है, एक तो मिटता नहीं है। हाँ, तो क्वेश्चन आपका होमवर्क है, फाइंड द रेडियस ऑफ अरे चले जा, फाइंड द रेडियस ऑफ, ये परेशान कर रहा है। फाइंड द रेडियस ऑफ, कोई भी मेटल ले लीजिए, कोई भी एटम आप ले सकते हैं, है ना, कोई भी आसान सा कुछ भी ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो आप ले लीजिए यानी निकल कॉपर जिंक, निकल ले लीजिए, ठीक है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ निकल, ये आपको सरल पड़ेगा, मैंने इसलिए निकल दे दिया है। तो इसकी आपको रेडियस फाइंड करनी है, किसकी? इसके न्यूक्लियस की। तो कैसे करेंगे? आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। अच्छा, आज के लिए इतना ही। मैं तरुण उपाध्याय आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो, ताकि हम मोटिवेट फील कर सकें। हम बढ़ रहे हैं 1000 की तरफ, और जैसे ही हम अपने 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करेंगे, आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज आपके सामने है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से कहिएगा, फैमिली मेम्बर से कहिएगा। अगर आपने ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे हम आपके लिए डेली क्वेश्चंस और क्विजेज लेके आते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।